गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमारा चैप्टर चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है बेटे। सो एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट एंड नीड ईच अदर। हमें पता है कि एनवायरनमेंट का इकोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं और दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। सो व्हाट इज नीडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी के साथ हमें क्या होता है, एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट दैट विल अलाउ ऑल फ्यूचर जनरेशन टू हैव ए पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ that is at least as high as that which is being enjoyed by the current generation. It means कि जो डेवलपमेंट है that will allow all future generations, यानी कि जो अलाउ करती है, परमिशन देती है फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, कि हमारी जो फ्यूचर में जो जनरेशन्स आएंगी उनको ये अलाउ कर देती है, उनको ये परमिशन दे देती है टू हैव ए पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे। ठीक है, दैट इज एटलीस्ट एज हाई, तो वो इससे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। जो आने वाले टाइम की जनरेशन है उनकी लाइफ जो है वो अच्छी क्वालिटी जो है हमसे भी अच्छी होनी चाहिए, एज दैट विच इज बीइंग एंजॉयड बाय द प्रेजेंट जनरेशन, जो कि हमसे मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन के अंदर लोग जी रहे हैं उससे भी अच्छी हम बना सके। इसी चीज को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। राइट, इसकी और एक डेफिनेशन है जिसके थ्रू हम अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं। Development that meet the need of present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. It means कि हमारे डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब कि हमें वो सारी ज़रूरतें जो कि प्रेजेंट जनरेशन को चाहिए, ठीक है, तो वो हमने पूरा करनी है। बट उसको पूरा कैसे करना है? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। उसके लिए हमारी आने वाली जनरेशन को कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स, जो आने वाले जनरेशन की ज़रूरतें हैं, जो उनकी ऑन नीड्स है, उनकी जो एबिलिटी है, ठीक है, उनकी जो एबिलिटी है उस टाइम के आने वाले लोगों के टाइम की जो एबिलिटी है उसको हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, यानी कि उनको हमें एज इट इज बरकरार रखना है, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना है। तब उनको ज़रूरतों को ध्यान में रख के हमने आज वाले टाइम के जो रिसोर्सेज को यूज करना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। तो बेटे अभी हमने क्या किया है, जस्ट मीनिंग किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इतना दो तरह की डेफिनेशंस, एक कॉन्सेप्ट कर लिए, एक साथ में डेफिनेशन हमने देख ली, इतना काफी है इस टॉपिक को करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग करने के लिए। आगे इसके अंदर हमने क्या देखना है वो हम करते हैं। इसमें नेक्स्ट मेरे टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है। ठीक है, तो पहला एम हम ले रहे हैं, पहला है एट डिक्रीजिंग द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये हमारा फर्स्ट होगा पॉइंट। एक तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग बेटे आपको आई होप समझ आ गया होगा कि अपने रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करना ताकि हम फ्यूचर के लिए भी कुछ रिसोर्सेज को बचा सकें और उसका जो है लोग आने वाली जनरेशन उसका इस्तेमाल कर सके अपनी जरूरतों के लिए। राइट, तो यही होता है डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट तो करनी है लेकिन सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करनी है ताकि रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें और उनको फ्यूचर के लिए बचा के रखें। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है एक तो डिक्रीजिंग द एब्सोल्यूट पॉवर्टी, हम गरीबी को जो है वो खत्म कर सकें, ये भी एम है इसका। ठीक है, ऑफ द पुअर बाय प्रोवाइडिंग लास्टिंग एंड द सिक्योर लाइवलीहुड, हम उनको प्रोवाइड कर सकें लास्टिंग, मतलब जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको प्रोवाइड कर सकें और उसकी लाइवलीहुड को, उनकी जिंदगी को हम सिक्योर कर सकें, ठीक है, बचा सकें। तो ये एक तो फर्स्ट एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और दूसरा क्या है? सेकंड है दैट मिनिमाइज द रिसोर्स डिप्लेशन। जो रिसोर्स हमारे खराब हो रहे हैं, उसको डिप्लेशन कर रहे हैं, उनके खत्म हो रहे हैं और उसके खात्मे को हम क्या कर सके? मिनिमाइज कर सके। हम अपने रिसोर्सेज को डिप्लेट ना होने दें, डिप्लेशन ना होने दें, बल्कि उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। तो उसी चीज को बोलते हैं रिसोर्सेज अगर हमारे वेस्ट हो रहे हैं तो उस वेस्टेज को हम क्या कर सके? मिनिमाइज कर सके। किसके थ्रू? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। यही इसका एम है। नेक्स्ट है इसका एम, और साथ में हम क्या मिनिमाइज कर सकें? एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को मिनिमाइज कर सकें। ये हमारा तीसरा एम है, थर्ड।
और साथ में जो हमारा कल्चरल डिस्टर्ब हो रहा है उस डिस्टर्बेंस को भी हम खत्म कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। एंड सोशल इंस्टेबिलिटी, जो हमारा सोशल है, सामाजिक तौर पे जो उसमें इंस्टेबिलिटी है उसको हम स्टेबल कर सकें। ये सारा हमारे एम है किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सो इस एम को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इन द सेंस अ डेवलपमेंट, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि मीट करती है द बेसिक नीड्स, यानी कि बेसिक जरूरतों को पूरा करती है। इस तरह की सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सभी की जरूरतों को पूरा करती है, पर्टिकुलरली द पुअर मेजोरिटी, मेन तौर पे गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। चाहे वो उनकी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, चाहे वो खाने पीने की जरूरत है, उनकी पावर की, एनर्जी की जरूरत है, उनको पानी की समस्या है, उनके लिए हाउसिंग की समस्या है उनके पास, एंड इंश्योर्स ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर। और साथ में अगर उनकी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, उनको ग्रोथ करना है, मैन्युफैक्चरिंग पावर, तो इस तरह की बहुत सारी जो जरूरतें हैं उनको क्या करती है, मीट करती है, पूरा करता है। क्या, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट करेंगे किस तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो ये सारी जरूरतें जो है गरीबों की हम पूरी कर सकते हैं, राइट। सो तीसरा टॉपिक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आता है कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, यानी कि हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अचीवमेंट कैसे हो सकती है, आपको क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं, को अचीव कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है, लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू लेवल विद इन द केयरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि हमें जो पॉपुलेशन है उसकी रेंज जो हमारी लगातार बढ़ रही है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, लिमिटिंग करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ह्यूमन पॉपुलेशन को। और उसका लेवल कम करेंगे, किस तरीके से लेवल हमने मैनेज करना है, विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, कि जो हमारा वातावरण है, एनवायरमेंट है, इतनी पॉपुलेशन को झेल सके, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो उसके पास कैपेसिटी है इतनी पॉपुलेशन को झेलने की, तो उसी के अकॉर्डिंगली ही हमारी पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर हम ऐसा पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो इट मीन्स ये पहला पॉइंट होगा हमारा अचीवमेंट का, कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या आता है, the carrying capacity of the environment is like the plimsoll line of the ship which is its load limit mark means सो एनवायरनमेंट का जो है रोल वो हम ऐसे कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, जिस तरह की शिप के ऊपर हम सामान लेके जाते हैं तो उसके लिए एक लोडिंग के लिए एक साइन लगा होता है कि इससे ज़्यादा लोड हम नहीं कर सकते हैं, जिसको हम पिल्मसॉल लाइन बोलते हैं। तो उस लोड को लेके जाने का एक मतलब लिमिट है कि उस लिमिट से ज़्यादा नहीं हम भर सकते उसके अंदर, राइट। तो इसी तरह से एनवायरनमेंट के अंदर कैरिंग कैपेसिटी वही काम करता है कि एक एनवायरनमेंट के अंदर कितनी चीज़ों को हम झेल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। तो जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं तो वो इस तरह से उसमें प्रोग्रेस हमें दिखानी है कि जो हम इनपुट इस्तेमाल करेंगे, रिसोर्सेज करेंगे, वो एफिशिएंट तरीके से हम उसको यूज़ करें, नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। और हम उसको इनपुट को कंज्यूम ही नहीं करते रहेंगे बल्कि एफिशिएंट उसका यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि वो आगे के लिए क्या रहे, सेफ रहे। सो तीसरा क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन द सस्टेनेबल बेसिस। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन द सस्टेनेबल बेसिस, मीन्स कि जो उसका हम यूज़ कर रहे हैं वो उसकी जनरेशन से कम होना चाहिए। हम ये नहीं है कि जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है सारा इस्तेमाल कर लें, हम उसको यूज़ करेंगे बट किस तरीके से कि उनकी जनरेशन ज़्यादा हो लेकिन उसका यूज़ कम हो, उसको बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, राइट। और फोर्थ है किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो कि हम एक बार जो यूज़ कर लिया वो दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इस रिसोर्सेज का जो रेट है बढ़ने का, ऑफ डिप्लेशन, उसके खत्म होने का, वो इस तरीके से होना चाहिए, खत्म होने का जो रेट है शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूशंस। तो वो जो रेट है हम जल्दी जल्दी उसका रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि पहले उसकी जगह पे हमें कोई ना कोई उसका रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट जो है वो फाइंड आउट हो जाए।
तो जो सब्स्टिट्यूट हम उसका ढूंढ रहे हैं वो ज़्यादा तेजी से हमें करना है काम, लेकिन जो उसको हम इस्तेमाल करे जा रहे हैं वो उतनी तेजी से नहीं करना है, डिप्लेशन उतनी तेजी से नहीं करना है। सो ये भी हम अगर इस तरीके से करेंगे, साथ ही साथ हम रिन्यूएबल का, नॉन रिन्यूएबल का साथ साथ एक फाइंड आउट करते जाएंगे ऑल्टरनेट, तो ये सही तरीका होगा। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम द पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड। अगर कुछ ऐसी इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं पोल्यूशन की वजह से, तो वो भी हमें साथ साथ जो है उसको करेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं हमने रीड किए हैं, ये सारे हमें अचीव को दिखाते हैं, हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रैटेजीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम्स के अंदर आ ही जाता है किसी न किसी अलग अलग फॉर्म में। तो स्ट्रैटेजीज हम रीड करेंगे। तो ये क्या होता है स्ट्रैटेजीज, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल नॉट ओनली सेव द प्रेजेंट जनरेशन फ्रॉम द हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, बट विल स्पेयर द इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। यानी कि फ्यूचर के लिए हमें इसको संभाल के रखना है, और हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी इस टाइम भी प्रेजेंट के अकॉर्डिंगली भी उसको बियर करनी पड़ती है। सो इसके अलावा उसको फ्यूचर के लिए भी संभालना पड़ता है, राइट। तो स्ट्रैटेजीज में हम पहला रीड करने वाले हैं यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है स्ट्रैटेजी अपनाती है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज करना, ठीक है, एनर्जी के लिए। सो इंडिया एज यू नो इज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन द थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स टू मीट इट्स पावर नीड। इंडिया में थर्मल प्लांट ज़्यादा चलते हैं या हाइड्रो पावर्स को हम यूज करते हैं किसके लिए, एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। बोथ ऑफ दीज हैव एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट, और ये दोनों ही क्या करते हैं, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं किसके ऊपर, वातावरण के ऊपर। थर्मल पावर जो है प्लांट इमिट लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो यहाँ से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और दूसरा जिसको हम ग्रीन गैसेस बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है कि बहुत ऐश प्रोड्यूस होती है यहाँ से थर्मल के थ्रू। सो इफ नॉट यूज प्रॉपरली, अगर हम इसको सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो, ठीक है। और इसके अलावा कैन कॉज पोल्यूटिंग वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज को भी पोल्यूट होता है, जैसे कि लैंड एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। सो इसके लैंड को, वाटर को या दूसरे और कंपोनेंट को भी वातावरण को क्या करता है, खराब करता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमारे पोल्यूशन करती है, इसमें हमारा जो है फॉरेस्ट को भी थोड़ा इम्पैक्ट मिलता है इसको देखने में, और इंटरफेरेंस मिलती है नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इन द कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया में ज़्यादा फ्लो हो जाता है हमारे पानी का, क्लियर। तो इस तरह से ये हमारे रिवर्स बेसिन्स के लिए भी प्रॉब्लम देता है। तो कुछ ऐसा है कि जो हमें लगता है कि ये है पोल्यूशन को क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। सो इसी के साथ क्या है कि जो नॉन कन्वेंशनल है, जैसे कि विंड पावर या सोलर रेज हैं, आर गुड एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कन्वेंशनल। यहाँ पे ये नॉन कन्वेंशनल का पार्ट है। सो इसका बेनिफिट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दीज सोर्सेज आर वेरी बेनिफिशियल टू प्रोड्यूस एनर्जी। सो इससे क्या होता है, एक तो ये क्लीनर है, और एक दूसरा ये है कि इसमें क्वालिटी की जनरेट एनर्जी सोर्सेज, और ये एनर्जी तो बनाते ही हैं बट आर नॉट येट बीन एक्सप्लोर ऑन द लार्ज स्केल ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइस। और यहाँ पे हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकली कुछ कमी की वजह से हम अच्छे से इसको लार्ज स्केल के ऊपर एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा बेनिफिशियल है, जो कि नॉन कन्वेंशनल का पार्ट गिने जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है कि नॉन कन्वेंशनल को ही हमने ज्यादा इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, राइट। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये पहला स्ट्रैटेजी है। और दूसरा क्या है बेटे, एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया के अंदर हम कुछ इस तरह से फ्यूल सिस्टम इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट होता है। सो रूरल एरिया के अंदर पहले हम चेक करते हैं रूरल एरिया में किस तरह से जो है वो एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, या तो लकड़ी को या काउ डंग को यूज किया जाता है, या अदर बायोमास को हम यूज करते हैं किसके लिए, फ्यूल के लिए। सो जिसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एडवर्स इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं। एक तो डिफोरेस्टेशन होगा, क्योंकि अगर वुड चाहिए तो उसके लिए पेड़ काटने पड़ेंगे। रिडक्शन इन ग्रीन कवर, तो ग्रीनरी यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होती जाएगी।
वेस्टेज ऑफ कैटल डंग, और कैटल डंग को वेस्ट कर देते हैं, और साथ में क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं। सो इन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट की तरफ से एलपीजी जो है सब्सिडीज प्रोवाइड की गई, ठीक है, रूरल एरिया के अंदर। सो इन एडिशन गोबर गैस प्लांट भी लगाए गए, आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू द इजी लोन एंड द सब्सिडी। तो उसके ऊपर भी, प्लांट लगाने के ऊपर उनको आसानी से लोन भी मिल जाता है और सब्सिडी भी उनको प्रोवाइड हो जाती है। सो यहाँ पे क्या है कि जो एलपीजी गैस है जिसको हम कंसर्न करते हैं, इससे बेनिफिट क्या होता है, एक तो ये क्लीन फ्यूल है, बहुत ही ज्यादा क्लीन, इससे कोई धुआं नहीं होता है। इट रिड्यूस हाउस होल्ड पोल्यूशन, एक तो कोई भी घरों में हमें धुआं या कुछ इस तरह का पोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी वेस्टेज इज मिनिमाइज, और जो एनर्जी है वो भी वेस्ट नहीं होती है, मिनिमाइज होती है, राइट। और जो गोबर प्लांट हम लगाते हैं जिसको हम गोबर गैस प्लांट कहते हैं, टू फंक्शन, वो इस तरह से फंक्शन करता है कि कैटल डंग जो है इज फीड टू द प्लांट, वो प्लांट्स के अंदर भर दिया जाता है, एंड गैस इज प्रोड्यूस, और वहां से गैस को प्रोड्यूस किया जाता है, विच इज यूज एज अ फ्यूल, और जिसको फिर फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। वाइल द स्लरी विच इज लेफ्ट, और उसके बाद जो भी स्लरी बच जाती है, जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है वेस्ट, उसको हम स्लरी बोलते हैं, विच इज लेफ्ट ओवर वेरी गुड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो उसको भी वेस्ट नहीं किया जाता, उस स्लरी का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है खाद के तौर पे, यानी कि फर्टिलाइजर के तौर पे, और द सॉइल कंडीशनर, और मिट्टी को कंडीशनर के तौर पे करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मिट्टी को, उस चीज का फैलाव कर दिया जाता है मिट्टी के ऊपर, ताकि मिट्टी की जो है उपजाऊता बनी रहे। यानी कि ये बेनिफिशियली है इस तरह से जो है गोबर गैस प्लांट लगाना या एलपीजी प्रोवाइड करना, कौन से एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, तो इस तरीके से भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल होती है। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा सीएनजी। रूरल एरिया के अलावा अर्बन एरिया के अंदर जो है वो सीएनजी को प्रोवाइड किया जाता है। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो ये प्रमोट किया जाता है इसको एज ए फ्यूल यूज करने के लिए। तो दिल्ली के अंदर जहाँ पे यूज किया गया था, तो दिल्ली में क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को इस्तेमाल करने के लिए बोला गया फ्यूल के तौर पे, और उसका क्या बेनिफिट हुआ, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा, है सिग्निफिकेंटली लोअर एयर पोल्यूशन। तो वहां से इतना बेनिफिट मिला कि एयर पोल्यूशन जो है वो कम होना शुरू हो गया, यानी कि वहां पे धुआं वगैरह की जो थी समस्या बहुत ज्यादा थी, जो कि धीरे धीरे खत्म हो रही है। एंड एयर हैज बिकम क्लीनर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, और कुछ सालों से हमें वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का जो एनवायरमेंट है, वो थोड़ा सा क्लीन नजर आने लगा है। ठीक है, ये हो गया तीसरा स्ट्रैटेजी। और फोर्थ पॉइंट है हमारा विंड पावर। सो विंड पावर से भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हो सकती है अच्छे से, उसको हम बोलते हैं इसकी स्ट्रैटेजी। तो गवर्नमेंट की ये स्ट्रैटेजी रही कि जहाँ पे भी तेज विंड चलती हैं, हाई उसके रेंज के ऊपर, विंड मिल्स कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, तो वहीं पे मिल बनानी चाहिए, क्योंकि वो जो मिल्स बनाएंगे वो प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रिवर्स इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट जो है एनवायरमेंट के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। विंड जो है टर्बाइंस मूव कर देती हैं हवाओं को, ठीक है, उससे क्या होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। सो नो डाउट द इनिशियल कॉस्ट इज हाई, शुरू में तो इसमें काफी कीमत लगती है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, बट द बेनिफिट्स आर सच दैट द हाई कॉस्ट गेट इजिली एब्जॉर्ब। तो जो हाई कॉस्ट है, धीरे धीरे फिर ऐसा फील होता है कि वो इजिली ऑब्जॉर्ब हो गई है, यानी कि बेनिफिट जो है वो ज्यादा हमें देखने को मिलता है, जिसके सामने वो कॉस्ट फिर कुछ भी नहीं फील होती। सो नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टेइक सेल्स के थ्रू। तो ये किस तरह के सेल्स होते हैं जो कि सूरज से क्या करते हैं, उनकी किरणों को ऑब्जॉर्व करते हैं, खींचते हैं, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। सो इंडिया के अंदर क्या है, नेचुरल तरीके से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज क्वांटिटी जो है वो सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट के थ्रू। सो जैसे कि हम इसका डिफरेंट तरीके से हम यूज करते हैं सोलर एनर्जी को, कपड़ों को सुखाने के लिए, ग्रेन्स को सुखाने के लिए, ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सोलर एनर्जी चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज वेरियस आइटम मेड फॉर डेली यूज, और डेली रूटीन में यूज होने वाली चीजों के लिए भी हमें सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। वी ऑल्सो यूज सनलाइट टू वार्म आवरसेल्फ इन विंटर, और सर्दियों में अगर हमें कुछ एनर्जी चाहिए तो हमें लगता है कि धूप हमें जरूरी है, तो उसके लिए हमें सनलाइट चाहिए। सो प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो इसी तरीके से जो है प्लांट हम प्रोड्यूस करते हैं सोलर एनर्जी के लिए, सो विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल्स। ये जो फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो हमारी सन रेज हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं, और उससे क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। सो दीज सेल यूज स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल टू कैप्चर सोलर एनर्जी।
तो यहाँ पे जो ये सेल्स होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल जो हैं, वो इस तरह के मटेरियल को कैप्चर कर लेती हैं सोलर एनर्जी के लिए एंड देन कन्वर्ट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि अभी हमने बोला। सो ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक्सट्रीमली यूजफुल रहती है रिमोट एरियाज के लिए, ठीक है, एंड उस जगहों के लिए जहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाती है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपरली, और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही दूर दूर तक भी देखने को नहीं मिलती है, पावर लाइन्स ही नहीं है और पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे लाइट के थ्रू जाना, और प्रूव्स वेरी कॉस्टली या फिर बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। सो दीज टेक्निक्स इज ऑल्सो टोटली फ्री फॉर पोल्यूशन। तो ये भी तो टोटली फ्री हमें मिल सकती है, सनलाइट जो कि है पोल्यूशन से बिल्कुल ही परे है। तो ये तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एक स्ट्रैटेजी भी है। आगे आता है मिनी हाइडल प्लांट्स। तो इसमें क्या होता है, सो यहाँ पे मिनी हाइडल प्लांट्स में क्या है, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर उन इलाकों के अंदर या जहाँ पे बहुत सारे झरने हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्रीम्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे हमें नजर आते हैं माउंटेन्स एरिया में। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ सच स्ट्रीम आर प्रीनिनियल्स, यानी कि वहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रीम्स नजर आते हैं लार्ज परसेंटेज में वो बहते हुए तेज बहाव से नजर आते हैं, और वहाँ से क्या होता है, मिनी हाइडल प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सच स्ट्रीम। तो उसी से वो जो मिनी हाइडल प्लांट्स हमने वहाँ पे बनाए हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से एनर्जी खींच लेते हैं स्टीम से टू मूव स्मॉल टर्बाइंस। तो कुछ उसको मूव करके उन पानी के जो वो उसकी वेव्स हैं उसको टर्बाइंस के थ्रू, स्मॉल टर्बाइंस को मूव करवा के और वहाँ से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। सो द टर्बाइंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी यूज लोकली। तो वहाँ पे लोकल में वहाँ पे वो एनर्जी जो है वो एज ए यूज किया जाता है। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो मोर और लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी कि मोर और लेस एनवायरमेंट मतलब बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। एज दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न इन एरिया वेयर दे आर लोकेटेड, मीन्स की सो वो मोर और लेस इको फ्रेंडली होते हैं, लेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं अगर उनको जहाँ पे वो लोकेटेड हैं उस जगह के पैटर्न को अगर चेंज ना किया जाए तो। सो दे जनरेट इनफ पावर, तो वो ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो लोकल डिमांड्स को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। तो ये होते हैं मिनी हाइडल प्लांट्स। इसके अलावा आता है बेटे स्ट्रैटेजी ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। जो पुरानी सोच है, पुरानी जो नॉलेज है उसको भी अगर हम इस्तेमाल करते रहें साथ में, तब भी एक नई हमारे पास डेवलपमेंट क्रिएट हो सकती है। ट्रेडिशनल इंडियन पीपल हैव बीन क्लोज टू देयर एनवायरनमेंट, तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे अपने एनवायरनमेंट के। अगर पुरानी तकनीक के हिसाब से हम देखें तो, उनके सोच को देखें तो अगर हम अपने बैक की तरफ देखते हैं, पुराने टाइम को अगर देखें कि हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, हेल्थ केयर सिस्टम था, हाउसिंग था या ट्रांसपोर्ट था, वो सारे का सारा सिस्टम क्या था, प्रैक्टिसेस क्या थी, हैव बीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली थी वो, ठीक है। ओनली रिसेंट हैव वी ड्रिफ्टेड अवे, यानी कि वो हम अभी कुछ टाइम ही हुआ है हम शिफ्ट हुए हैं ट्रेडिशनल सिस्टम से अब न्यू सिस्टम की तरफ, एंड कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू द एनवायरनमेंट। और हमें देखने को मिलता है कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, हमारा वातावरण काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। एंड ऑल्सो आवर रूरल हेरिटेज, और इससे हमारा रूरल हेरिटेज भी इफेक्टेड हो रहा है, राइट। सो पुराने टाइम में हमने देखा था हमने वहाँ पे इग्नोर कर दिया अपने सिस्टम को, जैसे कि पहले आयुर्वेदा था, आयुष चल रहा था, तो आयुष हमारा हेल्थ केयर सिस्टम था जिसको हम इंडियन मेडिसिन सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये एक सिस्टम था जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, इस तरह के कुछ पॉइंट थे, ऐसी मेडिसिन थी जिसका हम इस्तेमाल करते रहे थे। सो दीज हेल्थ केयर सिस्टम जो था आर इन ग्रेट डिमांड अगेन फॉर ट्रीटिंग क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो जितनी भी बुरी बीमारियां थी उन सबको जो था अच्छे से कंट्रोल कर लेता था ये इस तरह का हेल्थ केयर सिस्टम हमारा। नाउ डेज क्या हो गया है, एवरी कॉस्मेटिक प्रोड्यूस, तो हर चीज़ के लिए कॉस्मेटिक प्रोड्यूस हो रहा है, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट या फिर बॉडी लोशंस, फेस क्रीम एंड व्हाट नॉट, और हर चीज़ के लिए जो है कॉस्मेटिक का सामान हमें देखने को मिलता है। इज हर्बल इन कॉम्पोजिशन, नॉट ओनली are these product environment friendly, they are relatively free from the side effects। तो ये जो सारी चीजें हम देखने को मिलती हैं अब जो कॉस्मेटिक का सामान दिख रहे हैं, इज हर्बल इन कंपोजिशन, तो वो यूज करने में क्या है, बिल्कुल हर्बल है, नेचुरल है, और इस चीज के प्रोडक्ट में हमें किसी तरह सा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, इवन की एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है ये सारे प्रोडक्ट। सो दे आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द साइड इफेक्ट, और यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। एंड डोंट इन्वॉल्व लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड केमिकल प्रोसेसिंग।
सो इसके लिए कोई भी बड़ी बड़ी यहाँ पे इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता इस तरह के हर्बल प्रोडक्ट्स को कंपोजिट करने के लिए और यहाँ पे कंपोजिशन के लिए, और ना ही कोई केमिकल यहाँ पे यूज किया जाता है, प्रोसेसिंग में लेके आया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस के थ्रू हमें मिल सकते हैं। सो इसी तरह से आज का जो टाइम है वो कुछ ऐसा था कि विद द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट वी इग्नोर अवर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, हम इन सबको टोटली भूल रहे थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजी अड्यूब की मतलब लॉन्च करी या स्टार्ट करी ताकि हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वो दोबारा फिर से हमारी इकोनॉमी के अंदर आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे हमारा यूज ऑफ बायो कंपोस्ट। तो कंपोजिट का मतलब कि जिस तरह पे कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिसको हम अगर उसको सुखा लेते हैं, उसको जो पूरा उसको हम सेट कर लेते हैं, सुखाने के बाद फिर से हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर के लिए कुछ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो पहले बंद हो गया था, धीरे धीरे अब फिर से वो चीजें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी थी गवर्नमेंट की कि उसको दोबारा से फिर से किया जाए, इकोनॉमी के अंदर यूज में लाया जाए। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो पहले क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम इस्तेमाल बना रहे थे किसके थ्रू, केमिकल वगैरह यूज करके, उस तरीके से फर्टिलाइजर हम यूज करते थे बजाय कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम यूज करें। सो हैज नॉट ओनली एडवर्सली इफेक्ट द लार्ज एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड। तो इससे एक तो लैंड के ऊपर काफी ज्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और साथ में ऑल्सो कंटेमिनेटेड द वाटर बॉडीज, और पानी का जो प्रेशर है वो भी नीचे जा रहा है या उसको भी इफेक्ट हो रहा है इस चीज का। सो केमिकल फर्टिलाइजर के यूज होने से डिमांड फॉर इरिगेशन हैज बिन गोइंग अप ईयर आफ्टर ईयर। सो जितने ज्यादा केमिकल्स हम इस्तेमाल करेंगे उतनी ही इरिगेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है। हर साल हमें और ज्यादा इरिगेशन की फैसिलिटी चाहिए। सो विद द राइज ऑफ डिमांड सो फॉर ऑर्गेनिक फूड, तो इसी से क्या है धीरे धीरे ऑर्गेनिक फूड के बारे में भी लोग अवेयरनेस रखने लगे हैं और उसकी ऑर्गेनिक फूड चाहते हैं। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ी, फार्मर्स ने फिर से स्टार्ट कर दिया कंपोजिट करना, यानी कि मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। तो अलग अलग तरीके से जितने भी ये पत्ते जो हमारे सूख जाते हैं या खराब हो जाते हैं, काउ डंग, उसको हम जितना भी कंपोजिट कर लें, उसको दोबारा से जितना सूखा है उसको इस्तेमाल कर लें अगर हम किसी तरह से फर्टिलाइजर के तौर पे, ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा बायो कंपोजिट। और बेटे लास्ट है कंट्रोल ऑफ बायो पेस्ट। तो पेस्ट का मतलब कीटाणु, यानी कि जो छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, तो उसको भी हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या इंक्रीज हो गया था, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ज्यादा स्टार्ट हो गया था विद नॉट ओनली द कंटेमिनेंट्स ऑफ द फूड प्रोडक्ट। सो यहाँ पे ये सिर्फ फूड प्रोडक्ट के ऊपर ही इस्तेमाल नहीं हुआ था बट ऑल्सो पोल्यूट द वाटर बॉडीज को भी इसने क्या किया था, या तो ये फूड को तो खराब करता ही है, साथ में वाटर बॉडीज को भी पोल्यूट कर रहा था। सो टू मीट द चैलेंज बेटर मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। सो इसीलिए क्या जरूरी था कि कुछ ऐसे मेथड हमें निकालने हैं जो कि पेस्ट को कंट्रोल कर सके, जो इंसेक्ट हमारी खादों को लग जाते हैं, हमारे क्रॉप्स को लगते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सके। आर प्रमोटेड, तो उसको प्रमोट करने की जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, जो नीम के पत्ते हैं उनसे हम कुछ पेस्टिसाइड तैयार करेंगे ताकि वो एनवायरमेंट के लिए भी बेटर होगा एंड फ्री फ्रॉम द साइड इफेक्ट, और उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे बजाय कि केमिकल पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करने के। सेकेंडली स्ट्रेटेजी हमने ये अपनाई, इन एडिशन अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड फॉर यूज ऑफ वेरियस एनिमल एंड द बर्ड, यानी कि कुछ ऐसे हम चीजें यूज करें जैसे कि स्नेक्स है, स्नेक, लिजर्ड्स या आउल्स या पिकॉक क्या करते हैं, छोटे छोटे कीटाणुओं को खा लेते हैं इंसेक्ट्स को, तो इनको ही हमें ज्यादा वैरायटी के अंदर क्रिएट करना है अपनी फील्ड के अंदर एज नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। तो ये बहुत सही तरीका है पेस्ट को कंट्रोल करने का। आगे आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ऑन द सेम लैंड हैव ऑल्सो हेल्प फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए ये भी एक बहुत जरूरी है कि वो लगातार एक ही क्रॉप्स को जो है लैंड के ऊपर प्रोड्यूस ना करके डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के तौर पे करें। फर्स्ट ईयर में कर लिया, वो सेकंड ईयर स्किप करके थर्ड ईयर में वो सेम जो है वो फसल प्रोड्यूस करें। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत हद तक जो है पेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है क्रॉप फील्ड के अंदर। तो ये था हमारा कंट्रोल ऑफ बायो पेस्ट, ठीक है बेटे। तो ये जो पॉइंट्स हमने इस बुक में से किए हैं, बायो पेस्ट वाला और सेकंड हमने किया था बायो कंपोजिट, ये संदीप की बुक में से मैंने करवाया क्योंकि ये काफी इसमें शॉर्ट है और इतना काफी है आपके टॉपिक को कवर करने के लिए। हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतना आप लिख देना जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है
तो पूरे 9 कॉन्सेप्ट हमने किए हैं कि स्ट्रैटेजीज क्या हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पूरे के पूरे 9 जो पॉइंट्स हैं स्ट्रैटेजीज के, किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, इसकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, तो पूरा क्वेश्चन लॉन्ग भी बन सकता है। ठीक है बेटे। सो ये है बायोपेस्ट कंट्रोल, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। मेन पॉइंट्स हमने संदीप की बुक में से कवर कर लिए बेटे, तो इतना काफ़ी है। तो ये टॉपिक बेटे आज का आपका खत्म होता है। हमारा लास्ट चैप्टर रह गया इंडियन इकोनॉमी की बुक का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके बेटे।